और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में 4 साल बाद सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव करते हुए आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 3 रुपए बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 90 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर हो गई। वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने पड़ोसी देशों की तुलना में कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित रखा, लेकिन पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दरों में भारी उछाल आया है, जिसकी वजह से ये वृद्धि अब जरूरी हो गई थी। कच्चे तेल का आयात जो फरवरी में $69 प्रति बैरल था, वो अब 113 से $114 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। कंपनियों का घाटा बढ़ने के कारण अब दरों में संशोधन करना भी जरूरी हो गया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार किन वजहों से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा किया गया है। तो आखिरकार क्यों बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम? अब इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल है, जिसमें जो ब्रेंट क्रूड है, जिसकी वजह से जो तेल की कीमतें नियंत्रित होती हैं वो 110 प्रति बैरल यानी कि डॉलर प्रति बैरल के पर पार चला गया। और इसके साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको घाटा हो रहा है, और खासतौर पर IOCL, BPCL, HPCL को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरह से पश्चिम एशिया में तनाव चल रहा है उसकी वजह से है। मुद्रा में भी लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। मुद्रा के उतार चढ़ाव के कारण आयात महंगा हो रहा है और अपनी ज़रूरतों का 90% कच्चा तेल आयात करता है भारत। जी हां, आपको बता दें कि 90% तेल भारत आयात करता है और पश्चिम एशिया का मौजूदा जो संकट है उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल साफ तौर पर नजर आ रही है। IMF और RBI की भी चेतावनी इस दौरान सामने है और ग्लोबल इन्वेंटरी में भी कमी देखी जा रही है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिशिर सिन्हा साहब वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। सवाल यही कि जिस तरह से हम तमाम वजहों का जिक्र किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं जो पश्चिम एशिया का संकट है अब उसका असर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपील की है वो कहीं ना कहीं अब आगे लोग उसको फॉलो करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी इस कीमत की बढ़ोतरी के पीछे के एक तर्क को आपको ये समझना होगा, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में अंडर रिकवरी कहते हैं। अंडर रिकवरी का मतलब ये होता है कि आप लागत से कम कीमत पर पेट्रोल या डीजल बेच रहे होते हैं। तो आज की तारीख में पेट्रोल पर अंडर रिकवरी 26 रुपए 90 पैसे का है और डीजल पर लगभग 81-82 रुपए का है। अब ये 3 रुपए की बढ़ोतरी के बावजूद भी अगर 20 से 23 रुपए की जो है वो अंडर रिकवरी बनी रहेगी या 78 रुपए की अंडर रिकवरी डीजल पर बनी रहेगी, तो उसका असर ये होगा कि तेल कंपनियों के पास जो कच्चा तेल आयात करने के लिए पैसा चाहिए उसकी कमी हो जाएगी। एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहेंगे कि वो लगभग 1000 करोड़ रुपए का जो है वो रोज का नुकसान है और पूरे 3 महीने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। तो अब ऐसी सूरत में आपके पास एक विकल्प ये बचता है कि इसका एक हिस्सा सरकार वहन करे, एक हिस्सा तेल कंपनियां वहन करें और एक हिस्सा आम आदमी वहन करे। तो तेल सरकार ने अपनी ओर से जो एक्साइज ड्यूटी में कमी की, उसके बाद कुछ हिस्सा तेल कंपनियां उठा रही हैं और अब कुछ बढ़ोतरी जो है वो आम आदमी के लिए की गई है। लेकिन अभी भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह की अंडर रिकवरी है उसके मुकाबले में ये बढ़ोतरी काफी कम है। शिशिर जी, इसके साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे, देखिए पश्चिम एशिया के जो हालात हैं वो हम सभी के सामने हैं, चुनौतियां तमाम हैं, चिंताएं भी हैं। ऐसे में अगर हम विकल्प की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अपील भी याद आती है जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत को हम कैसे कम कर सकते हैं ताकि इस तरह की जो चुनौतियां हैं उससे हम कहीं ना कहीं निजात पाते हुए नजर आए। भविष्य की भी तो चुनौतियां हैं। बिल्कुल, देखिए आज के दिन में अगर आपको इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करना पड़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वाहन का इस्तेमाल करना पड़े, तो एक तरीके से भविष्य की जो परेशानी है उससे बचने के लिए आप वर्तमान में कदम उठा रहे हैं। इन अपील का सबसे बड़ा मकसद यह है कि जो परेशानी है वो सच्चाई है, वो परेशानी और बढ़ सकती है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन जब परेशानी बढ़ेगी तभी हम कदम उठाएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। जरूरत है कि आज हम कैसे करते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो 7 सूत्री जो एक अपील जारी की और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। कोशिश यही है
कि आपके लिए भविष्य की परेशानियां कम हो। एक और आंकड़ा यहाँ पे रखना चाहेंगे कि जब कभी भी कच्चे तेल का भाव लगभग $10 प्रति बैरल बढ़ता है, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो $14 बिलियन तक बढ़ता है। आप सोचिए कि ये छोटी मोटी रकम नहीं है, छोटे मोटे आंकड़े नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या है कि आज हम कितने एहतियाती कदम उठा सकते हैं, और ये जो 7 सूत्री योजना है उसी एहतियाती कदम का एक हिस्सा है। सिन्हा साहब, साफ तौर पर हमने देखा था कि इसी तरह की अपील कोविड के वक्त प्रधानमंत्री ने की थी कि किस तरह से उसे इस पूरी मुसीबत को अगर हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो जन आंदोलन इसे बनाना होगा, जिस तरह की अपील की गई थी। और ये जो 7 सूत्रीय मंत्र है, ये भी इसी तरफ इशारा करते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ एक बड़ी, हम कह सकते हैं, जिम्मेदारी अब आम नागरिक पर भी है। बिल्कुल, हर कदम हम ये सोचे कि सरकार उठाए और तभी जाकर के सब कुछ दिक्कतें दूर होंगी, तो ये गलत होगा। आम आदमी की हिस्सेदारी भी उसमें बहुत ही अहम हो जाती है। छोटी सी बात सोचिए ना कि देश में अगर हर रोज 10 करोड़ लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 5 करोड़ लोग भी अगर वो गाड़ियों की संख्या कम कर देते हैं, कितनी आपके लिए बचत हो सकती है। तो यही एक मकसद है कि भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए वर्तमान में क्या एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। जो इंसुलेशन है, जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ उस तरीके की बढ़ोतरी या उस तरह की राशनिंग नहीं की गई है, हमारे यहाँ किसी भी तरीके की बंदिश नहीं लगाई गई है, बल्कि एक अपील है कि आप ऐसा ना करें। ये जन और हम आपकी दोनों की जवाबदेही बन जाती है कि इन अपील पर हम कितना अमल करते हैं। इसके साथ साथ देखिए शिशिर जी, 90% तेल का आयात जो है वो भारत कच्चे तेल का आयात करता है, और यही वजह है कि पश्चिम एशिया में जो हालात हैं वो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को भी गड़बड़ा रहे हैं। ऐसे में चुनौतियां तमाम तरह की सामने आ रही है। विकल्प हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं कि हम जो 90% जो आयात कर रहे हैं इसको कैसे कम करें, या फिर हम और दूसरे विकल्प पर जाएं, ताकि जो ये हालात है जब तक ना सुधरें, जब तक संकट के बादल ना छटे, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से हर एक कदम उठा रही है, हर क्षेत्र पर काम कर रही है। देखिए, जो विकल्प की बात है, सौर ऊर्जा एक अच्छा विकल्प है, नवीकरणीय ऊर्जा एक अच्छा विकल्प है। हालांकि इसके अमल में और इसके व्यापक इस्तेमाल में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन शुरुआत होना बहुत ही जरूरी है। काफी हद तक इसमें कदम उठाए गए हैं। एक अभी जो कैबिनेट का फैसला था जो कि काफी महत्वपूर्ण था, जो कोल गैसिफिकेशन, कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन, वो भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि आप खाद बनाने के लिए गैस का आयात करते हैं। अब वो गैस अगर आपके यहाँ पैदा हो सके, आपके यहाँ तैयार हो सके, क्योंकि आपके पास कोयला और लिग्नाइट जो है वो बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, यही गैस आपके घर में रसोई गैस की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, जो कि अभी आप एलपीजी के जरिए करते हैं। तो विकल्प के ऊपर काम चल रहा है, इसका असर थोड़े समय में दिखना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि कोल गैसिफिकेशन से हमें गैस जो है वो अगले 4 से 5 साल में मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिर खाद के लिए जो जरूरत है वो हमारी काफी हद तक घरेलू स्रोत से पूरी हो सकती है, और उसका फायदा ये भी होगा कि आपके लिए जो खाद की कीमत है, जहां पर आप सब्सिडी देते हैं, उसमें भी काफी हद तक कमी करना जो है वो मुमकिन हो सकेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर सिन्हा साहब, आप इस खास सेगमेंट में जुड़े और अपने अपने विचार इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आखिरकार जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो अपील है, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही एक बड़े क्रांतिकारी उद्घोष का ऐलान करते हैं, उस लिहाज से अगर ये बदलाव अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, जिस तरह से कारपूल का उन्होंने जिक्र किया, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है, अगर इन छोटी छोटी जो चेंजेस हैं उनको हम अडॉप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस वैश्विक संकट से निपटने में अपना योगदान दे पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोविड-19, जिसे दुनिया ने भी माना कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश, लेकिन हमने कोविड-19 का भी मजबूती से सामना किया और कोविड-19 को हराया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें